बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अयूब लाला और इसके दीगर कबील के और ग्रोहों की दादागिरी का अंदाज सहाफ़ी इकबाल नातिक को एक नज़र न भाता था। दाऊद के नज़दीक नातिक हिम्मत और जुर्रत का पैकर था। वो अमीरज़ादा, आलमज़ेब, अयूब लाला और सईद बाटला जैसे लोगों में इसी शान से रहता था जैसा कि इसको रहना चाहिए, बल्कि इकबाल का रवैया इन लोगों से जारहाना था और वो अक्सर अपनी सहाफ़त के ज़रिए इनके करतूतों का पर्दा चाक करता रहता था। लेकिन नातिक बहादुरी और लापरवाही में फ़र्क नहीं कर पा रहा था। फिलहाल आखिर सच को सामने लाने की इसकी ख्वाहिश इसे बहुत दूर ले गई। अब दाऊद नातिक के लिए बहुत सी कहानियों का ज़रिया था। दाऊद के लड़के गली मोहल्ले की इंटेलिजेंस पर लगे रहते। वो लोग पान की दुकान पर होने वाली गुफ्तगू और इधर उधर की कहानियों को नातिक तक पहुंचाने लगे। अक्सर नातिक को ऐसी कहानियां भी मिलती जिनकी तौसीक करना मुमकिन न होता, लेकिन नातिक दाऊद के एतबार पर इन कहानियों को भी अपने अखबार की हेडलाइंस में जगह दे देता। नातिक पर कभी कोई मुकदमा तो कायम ना हुआ, लेकिन BIT कंपाउंड में बैठक लगाने वाले पठानों के गिरोह की जानिब से इसे अक्सर धमकियां मिलती रहती थीं। पुलिस और प्रेस की हमनवाई ने अब दाऊद इब्राहिम को काफ़ी ताकतवर बना दिया था। हालांकि दाऊद इब्राहिम जानता था कि जब तक इसने बाशु दादा का किस्सा तमाम न किया वो सामने नहीं आ सकेगा। वो लाजमन इलेक्शन जीत जाता और बाशु दादा की हमायत के बगैर इलेक्शन जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी की मिसाल बाशु दादा के असर और रसूख पर गवाह थी। अब दाऊद इब्राहिम सोच रहा था कि इसे भी बाशु दादा की तरह जोरे बाजू और सियासी कुव्वत को मिलाना होगा। दाऊद ने नातिक को लोक सभा का इलेक्शन लड़ने का मशवरा दिया। सियासी अज़ाइम की बुनियाद कभी भी मफरूज़ात पर नहीं रखनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि नातिक एक मंझा हुआ सहाफ़ी था और इसकी ज़िंदगी का ये रूप अवाम में इसकी मकबूलियत का बायस भी था। इसी ज़म में नातिक ये समझ बैठा कि वो इंतखाबात भी जीत सकता है। लिहाजा इसने सन 1977 में लोक सभा के छठे आम इंतखाबात के लिए कागजाते नामजदगी जमा करा दिए। दाऊद का ख्याल था कि अपने लड़कों के ज़रिए वो नातिक की हमायत करके इसे इंतखाबात जितवाने में कामयाब हो जाएगा। ये इंतखाबात दाऊद इब्राहिम के लिए मुस्तकबिल का डॉन बनने के ज़मन में एक इम्तिहान की हैसियत रखते थे। ताहम नातिक ये इलेक्शन बुरी तरह हार गया और इसको सिर्फ 800 वोट मिल सके और इसके मुकाबिल राजा रतन सिंह, जिसका ताल्लुक भारतीय लोक दिल से था, बड़ी आसानी के साथ इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गया। नातिक की हार ने दाऊद को ये यकीन दिला दिया कि वो अब भी इस मुकाम से कोसों दूर है जहां पहुंचना इसकी ख्वाहिश थी। अब इसे अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए मुसलसल और अनथक मेहनत की ज़रूरत थी। नातिक ने भी पहली मर्तबा इंतखाबात में हिस्सा लिया था, गालबन इसीलिए वो एक अच्छा उम्मीदवार साबित ना हो सका। लेकिन नातिक ने ये बात ठान ली कि अगली मर्तबा कामयाबी ज़रूर इसके कदम चूमेगी। लेकिन अब नातिक की दुश्मनियाँ भी हद से बढ़ने लगी थीं। अयूब लाला और सईद स्मगल शुदा अशिया एक गेस्ट हाउस के करीब ही कहीं छुपा कर रखा करते थे। एक दिन उन्होंने आते जाते देखा कि गेस्ट हाउस में एक लड़का अपनी बीवी के साथ रहता है। एक रात ये लोग गेस्ट हाउस में घुस गए और इस शख्स की बीवी की आबरू रेजी की और बाद में सबूत मिटाने के लिए इसके शोहर को भी मार डाला। लोगों में हिम्मत ना थी कि कातलों का नाम लेते, लेकिन नातिक ने हिम्मत दिखाई और पूरी स्टोरी छाप डाली। इस स्टोरी के बाद सारी बातें खुलकर सामने आ गईं। पुलिस ने छापा मारकर अयूब लाला, सईद बाटला और इनके दीगर साथियों को गिरफ्तार कर लिया। चंद माह जेल में गुजारने के बाद ये लोग जमानत पर बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही ये लोग अपने अड्डे कैरम क्लब, जो कि BIT कंपाउंड में था, की जानिब चले गए। अब ये लोग नातिक को कत्ल करने के मंसूबे बना रहे थे, लेकिन कोई तरीका उन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी वो लोग सिर्फ जमानत पर ही बाहर आए थे। ऐसी वैसी कोई भी हरकत उन्हें किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। इसके बावजूद ये लोग नातिक को धमकियां देने लगे। उन्होंने इसके छोटे से अखबार के दफ्तर में तोड़ फोड़ की कोशिश भी की।
नातिक ने पुलिस स्टेशन में वाक़े के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये कैरम क्लब जराइम का अड्डा बनता जा रहा है। इस पर पुलिस ने कैरम क्लब पर धावा बोल दिया और यूं क्लब को बंद कर दिया गया। क्लब का बंद होना नातिक की बहुत बड़ी फतह थी, जबकि पठान ग्रुप के लिए ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान था। 17 अगस्त सन 1977 की रात तकरीबन 3 बजे के करीब किसी ने ज़ोर ज़ोर से नातिक के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देने वाले के हाथ रुकते ही नहीं थे और वो मुसलसल दस्तक दिए जा रहा था। नींद के आलम में जब नातिक ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सईद बाटला दरवाजे पर खड़ा है। सईद ने कहा, तुम्हें भाई ने बुलाया है। भाई से मुराद सईद की अमीरज़ादा था। नातिक ने कहा, क्या बकवास है, तुमने वक्त देखा है, मैं अभी नहीं आ सकता, इससे कह दो मैं कल आऊँगा। इस मौके पर इनके दरमियान कुछ इस तरह का मुकालमा हुआ। सईद, नहीं, वो तुमसे अभी मिलना चाहता है। नातिक, तुम पागल हो, मेरी बीवी घर पर है, मैं इसे इस तरह छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। सईद, भाई बहुत गुस्से में है, अगर तुम अभी इससे मिल लो तो मसला आसानी से टल सकता है, लेकिन अगर तुमने चलने से इनकार किया तो भाई का गुस्सा तुम्हें बहुत महंगा भी पड़ सकता है। सईद ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लोग इसे घसीट कर भी भाई के पास ले जा सकते हैं। नातिक को अंदाज़ा हुआ कि इनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसने सोचा कि इसे भाई के पास जाकर बात कर लेनी चाहिए। नातिक की बीवी सिर्फ 22 साल की थी और इसके लिए ये शहर बिल्कुल अजनबी था। वो इस सारे मामला से घबरा गई और तरह तरह के ख्यालात इसके दिल में आने लगे। वो चाहती थी कि अपने शोहर को इतनी रात को घर से ना जाने दे, लेकिन नातिक ने इसे समझाया कि कुछ नहीं होने वाला और सईद और अयूब के साथ चल दिया। उन्होंने सड़क पार की और एक कार में बैठ गए जो कि BIT कंपाउंड के बाहर खड़ी थी। नातिक जैसे ही कार में बैठा उन्होंने इसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। नातिक ने गाड़ी से उतरने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ हो चुकी थी। इन लोगों ने इतनी अचानक हमला कर दिया था कि नातिक को संभलने का मौका ही न मिल पाया और दर्द की वजह से इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नातिक की मुज़ाहमत के बावजूद गाड़ी पूरी तेज़ रफ्तारी के साथ दौड़ती रही और ग्रांट रोड पर वाक़या कादर बिल्डिंग के करीब आकर रुकी। इस इमारत में अमीरज़ादा पठान का दफ्तर था। नातिक को इस दफ्तर में मज़ीद ज़िल्लत और तशद्दुद का सामना करना था। दुबले पतले नातिक को चारों अतराफ से घूंसों और लातों का सामना था। सईद, जो कि नातिक के आर्टिकल्स की वजह से जेल तक होकर आया था और बड़ी मुसीबतों में घिरा हुआ था, गुस्से में भरा बैठा था। इसने टोका लिया और नातिक पर कारी ज़रबें लगाईं। नातिक का खून बहने लगा और वो अपने होशो आवाज़ खोने लगा। इन लोगों ने एक मर्तबा फिर नातिक को गाड़ी में डाला और वीरान जगह की जानिब रवाना हुए। उन्होंने नीम मुर्दा हालत में नातिक को फेंक दिया। कचरे के ढेर पर पड़े हुए जब नातिक को होश आया तो सूरज पूरी तरह आसमान पर चढ़ चुका था। इसे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि वो कितनी देर इस हालत में रहा है। अलबत्ता इसे इस बात का अंदाज़ा था कि इसके जिस्म से बहुत सा खून बह चुका है और अगर कुछ ना किया गया तो वो जल्द ही मर जाएगा। इसने अपना जिस्म हिलाने की कोशिश की तो इसे अंदाज़ा हुआ कि इसके जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं, लेकिन नातिक को अंदाज़ा था कि अगर इसे ज़िंदा रहना है तो इसे भरपूर कोशिश करना होगी। वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए कोहनियों और पेट के बल रेंगते हुए खुद को सड़क तक ले आया। खुशकिस्मती से सड़क पर इसे 2 आदमियों और ट्रैफिक पुलिस वाले ने देख लिया। उन्होंने जल्द ही इसे एक टैक्सी में डाला और JJ हस्पताल ले आए, जहां से इसके घर वालों को भी इतला दे दी गई। इंतहाई कमज़ोरी की हालत में नातिक ने डोंगरी पुलिस स्टेशन में अपना बयान कलमबंद करवा दिया और अपने दोस्त दाऊद इब्राहिम को भी सारी दास्तान सुना दी। दाऊद इस सारे मामले का जिम्मेदार खुद को समझने लगा कि इसे नातिक को पेश आने वाले खतरात को पहले ही भांप लेना चाहिए था। डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद नातिक जख्म की ताब ना लाते हुए 2 दिन बाद इंतकाल कर गया। दाऊद और इसके लड़के बहुत गुस्से में थे। सईद और अयूब की जानिब से नातिक के जिस्म पर लगाए गए जख्मों के दर्द को अपने जिस्मों पर महसूस कर रहे थे। नातिक, अयूब लाला और इसके साथियों के गिरोह के आगे एक दीवार था
जो कि उन्होंने गिरा डाली। दाऊद इब्राहिम ने कभी दर्द को इतने करीब से महसूस नहीं किया था। आज पहली मर्तबा इसने किसी करीबी साथी यानी अपने भाई नुमा दोस्त को खोया था। वो ये दर्द सह नहीं पा रहा था। इसने कातलों से बदला लेने की कसम खाई और कहा कि नातिक भाई, मैं कसम खाता हूँ कि जिस तरह उन्होंने तुम्हें मारा है मैं भी उन्हें इसी तरह मारूंगा। साथ ही खड़े इंस्पेक्टर रणबीर लखा ने दाऊद के कंधे पर हाथ रखकर इसे अपनी पूरी हमायत का यकीन दिलाया। नातिक के कत्ल से कबल कभी भी दाऊद ने किसी की जान नहीं ली थी। जारी है।